हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और 20 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इनका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर यदि 24 और 144 का एचसीएफ इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 24 और 144, तो 24 को आप 24 गुना 1 लिख सकते हैं और 144 को आप 24 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 गुना 6 144 होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एचसीएफ निकालना, तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, 24 यानी 24 है। तो 24 को आप ये जो दिया हुआ है 10p + 4 इसके बराबर कर दीजिए। 4 को इस तरफ लाएंगे, 24 में 4 घटेगा 20 बचेगा। 10 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/10 बराबर p। तो p का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य है। ठीक है, कोप्राइम। तो कोप्राइम होने के लिए क्या कंडीशन रहता है कि जब मान लीजिए 2 नंबर दिया है ए बी, तो इनके जो कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा इसका 1 रहेगा। अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग। पहला ऑप्शन में देखिए 6 और 35 है, तो इसका जब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे हम लोग तो 1 है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन में 39 65 ये 13 से दोनों डिविजिबल है। इसका मतलब 1 के अलावा 13 भी एक नंबर है इसमें कॉमन। उसी तरह से यहाँ भी है 7, उसी तरह से यहाँ भी है 3। ठीक है, तो ये सब नंबर सहभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, यानी कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। तो 2 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिनमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 20 वर्ष पहले पति और पत्नी का जो एवरेज है कितना है, 23 है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 23 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। ये 20 वर्ष पहले की बात है। तो अब हम लोग वर्तमान में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों में 20-20 जोड़ेंगे। तो 2 लोग हैं तो 20 दूना 40 हम लोग इसमें एक साथ जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 वर्ष। ठीक है, यानी ये वर्तमान उम्रों का योग है दोनों पति पत्नी का। अब आगे देखिए, अब उनके परिवार में उनके पति पत्नी और उनका पुत्र भी शामिल है, और इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 39 है। तो तीनों का एवरेज 39 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 34 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 34 या 102। ठीक है, अब देखिए पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही पुत्र का आयु होगा। तो 86 और 102 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 साल। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप ऑप्शन भी देख के आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए 25,000 का पहला वर्ष 6% यानी कि 1500 मिलेगा। ठीक है, ये पहला वर्ष। दूसरा वर्ष भी 1500 मिलेगा, लेकिन पहला वर्ष जो ये 1500 मिला है उसको उस पर भी 6% मिलेगा, यानी कि 90 रुपया और मिलेगा इसमें। तो टोटल ब्याज कितना होगा, 15-15 3000 और इधर 90, 3090 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए साइन बराबर कॉस है, तो इन दोनों का योग जो है इनके साथ थीटा दिया है, योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़िए, 3 थीटा प्लस 1 थीटा टोटल हो जाएगा 4 थीटा, और -6 है बराबर 90 डिग्री करेंगे। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 6 इसमें जाके जुड़ जाएगा यानी कि 96, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में 24 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 5% हानि हो रहा था, अब 5% लाभ पर बेच रहा है, तो टोटल डिफरेंस देखेंगे परसेंटेज में कितना है, 5 इधर 5 इधर, टोटल 10% का डिफरेंस आया। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे 5% की हानि पर बेच रहा है तो सामान 95% में बिक रहा था, अब 5% के लाभ पर बिक रहा है तो सामान 105% में बिक रहा है। तो यही डिफरेंस हम लोग यहाँ पर 10% लिखे हैं। इसका वैल्यू सवाल में दे रखा है 5 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि 100% का निकालेंगे, सीधा सीधा 10 गुना करेंगे तो यानी कि 50 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
इसको सॉल्व करना है। देखिए 0.63 और यहाँ पर है 1.26, तो इसको कटाएंगे सो ये 2 बार में कटेगा, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 4 भी कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 जब नीचे रहेगा तो ये कट जाएगा 2 बार में। यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 2। इधर देखिए 5 या 15, 15 2 17 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में किताब की दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अप्रैल के प्रारंभ में दुकान का जो लाभ था वो कितना था 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए अप्रैल में प्रॉफिट हुआ इसको 20%, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा 100 से 100 में जब 25% हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है 25% का रहा है, तो ये हो जाएगा 125, यानी अप्रैल के अंत में इतना प्रॉफिट था। अगले महीना यानी मई में क्या हुआ 20% का नुकसान हो गया, तो 125 का 20% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25। यहाँ पर 25 का क्या है नुकसान है, तो ये जब माइनस करेंगे नुकसान तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। अब देखिए शुरू वाला प्रॉफिट ये था और अंत में भी यही प्रॉफिट हो गया, यानी दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है यह समान था, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना संवर्धित करने पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब इसको 60,000 गुना बढ़ाते हैं तो इसका लंबाई कितना हो जाता है 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो रियल लेंथ होगा वो कितना होगा, आप 6 सेंटीमीटर को 60,000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 10,000 बार में, तो 1/10,000 इसका आंसर होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। ठीक है, देखिए अनुपात ही निकालना है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं इसको। मान लीजिए कि वृत्त का व्यास क्या है d है, इसको 2r लिखेंगे, बराबर a यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा, ये दोनों बराबर है। इन दोनों को मान लेते हैं हम लोग 2 यूनिट। ठीक है, रेशियो निकालना है तो 2 मान लेते हैं, सबसे आसान है। अब देखिए यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 2r है 2, तो r कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पर पाई लिखेंगे क्योंकि r है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया वृत्त का। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका भुजा है 2, 2 माने हैं हम लोग, तो इसका नियम क्या होता है कि भुजा को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें √3 से गुना करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाले लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 है, इस पर इन्होंने 40% बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर अंकित मूल्य जो है 40% बढ़ाकर अंकित किया है, तो 100 का जब 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब 140 पर यह क्या कर रहा है 20% का छूट दे रहा है, तो सामान 80% में बिक रहा है, यानी 140 का 80% कितना होगा 14 8 112। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 112। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 का सामान 112 में बिक रहा है, तो 12% का यहाँ पर प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 600 और 200 800 मीटर। ठीक है, पुल का लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, ये 800 मीटर है। अब इसको क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो चाल से डिवाइड करेंगे, चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी है मीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 18 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 गुना 5 कितना आ गया 20, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा है, ए 20 दिन में, बी 24 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 120, ए का कार्य क्षमता आ जाएगा 6 और बी का आ जाएगा 5। अब देखिए उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया साथ में, तो ए प्लस बी साथ में जब 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा 6 6 5 11, 11 को 10 से गुना करेंगे यानी कि 110, 120 में 110 काम हो चुका है तो बचा कितना 10। अब देखिए ए कार्य छोड़ देता है, बी अकेले करेगा, बी का कार्य क्षमता 5 है, तो 5 को ये शेष कार्य को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10, तो 2 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको लिख कर जोड़कर निकालना होगा। तो पहली 12 अभाज्य संख्या लिखते हैं, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5, ठीक है, उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 11,
फिर 13, उसके बाद 17 आएगा, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 37 आएगा। ठीक है, कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12। सबको जोड़ना है और 12 से डिवाइड करना, तो सबको जोड़ेंगे तो आप 197 आएगा। ठीक है, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 का 12, 7 बचा 77 हुआ, 12 6 के 72, 16 दशमलव में आएगा, तो 16 वाला यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं, इन सब की माध्यिका निकालना, तो इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 13, 13 से शुरू करते हैं, 13, फिर 14 है आपको 2 बार यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है 15 16, 15 16 और 17 है कितना? 3 बार लिख देते हैं यहाँ पर। और क्या है? 22। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 3 3 6 3 9, इधर हो रहा है 3 3 6 3 9। ठीक है, 9 नंबर है यानी विषम है, तो बीच वाला पद जो होगा वही माध्यिका होगा। बीच में क्या है? 16, 4 इधर हटा दीजिए, 4 इधर, तो बीच वाला 16 बचा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 5 है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसको बेसिक से अगर बनाएंगे तो आप जो x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, ये निकाल लीजिए यहाँ से, और इसको जो है 3 प्लस रूट 5 के बराबर करके कंपेयर करके ए बी सी तीनों का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। उसके बाद ये वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे, फिर ये द्विघात समीकरण निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है सिंपल सा, आप क्या करिए, ये जो दिया हुआ हमारे पास 3 प्लस रूट 5, इसको, ये x का वैल्यू है यानी एक मूल है तो x का वैल्यू होगा या x बराबर 3 प्लस रूट 5। आप दोनों में से किसी एक को इस तरफ ले आइए x के पास, तो निकाल लेते हैं। 3 को इस तरफ ले आएंगे, बराबर क्या बच जाएगा? रूट 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप इसको भी ले आ सकते हैं और इसको भी ले आ सकते हैं, तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा दिया है। ठीक है, ये जो मूल है 2 समीकरण का हो सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये किस समीकरण का मूल है, वो आंसर में है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 3 को इस तरफ लाए हैं, निकालने के बाद अगर ऑप्शन में मैच नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से ये रूट 5 को इस तरफ लाएंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6x बराबर इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? प्लस का 4 बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है सी में। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम लोग इसका करते हैं। आगे बढ़ते हैं, y का x% डैश के y% के बराबर है। ठीक है, देखिए y का x% है तो आप x को y के जगह पर भेज दीजिए, y को x के जगह पर भेज दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा डेटा में। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आना है इसको। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो y जो है x के जगह पर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, तो x इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो इसका मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर और माइनस का 2, 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 34। आगे बढ़ते हैं, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, पिछले क्लास में भी था इस सवाल। आगे बढ़ते हैं, इसके विस्तार में x का गुणांक कितना होगा? तो ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस का 3ab यानी कि 3x, आप गुना कर सकते हैं यहाँ पर इंटू 3। ठीक है, इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ देखिए x का गुणांक पूछ रहा है तो हम लोग क्यूब वाला को छोड़ेंगे यहीं पर, और यहाँ पर देखिए 3 3 9x हो रहा है, इसको जब x में गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर वाला हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ जब गुना करेंगे इसमें इन सबको 3 3 9x को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 तिया 27x, तो इसमें x है तो इसी का गुणांक पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4, यानी वह नंबर जब 4 होगा, ठीक है, तो उसका 25% कितना होगा? 1। वह नंबर 4 माने हैं तो 25% कितना आया? 1। इन दोनों का अंतर 3 है, जबकि सवाल में अंतर कितना दे रखा है? 60। सीधा सीधा 20 गुना है तो नंबर कितना हो जाएगा? 4 का 20 गुना 80। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसका दशमलव प्रसार डैश के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है, कितने अंकों के बाद होगा ये निकालना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 एक्का 25 जाएगा, उसके बाद 2 बचा, दशमलव देंगे 20 होगा, भाग नहीं लगा 0 देंगे, उसके बाद फिर से 0 आएगा, 200 हुआ, 25 अट्ठा 200, तो 2 अंक के बाद ये समाप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 का सामान 5 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 4 के ऊपर, 1/4 25% प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं, एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए अर्धवृत्ताकार है इस तरह से। तो हम लोग वृत्त का परिधि तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि रेडियस 7 है तो परिधि कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, ये बता रखे हैं कैसे होता है। और यहाँ पर 35 रेडियस है सवाल में, कितना गुना है, 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 44 पंचा कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये वृत्त रहता तो इसका परिधि कितना होता, 220, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 110। 110 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 110 आया है, ये वाला डिस्टेंस आया गोल वाला, ये वाला डिस्टेंस तो बच गया है। तो ये क्या है, ये व्यास है। तो देखिए त्रिज्या 35 है तो व्यास कितना होगा, 70। तो 70 प्लस दोनों को जोड़ देंगे, 180 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ई सी। ठीक है, और बाकी आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, पाई आर प्लस 2r पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को हल करना है। तो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है कि इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर पहले इसमें निकालते हैं कि इसमें जो है अपरिमेय क्या है। 40 को अगर तोड़ेंगे, देखिए यहाँ करनी पर 3 है यानी इसका जो है घनमूल लेना है। तो 8 पंजे 40, तो 8 का घनमूल हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 गुना 5 इसको लिखेंगे। तो 8 का 2 तो बाहर आ जाएगा, उसके बाद बच जाएगा क्या अंदर में, 5, और करनी में 3। तो ये तो परिमेय हो गया। अपरिमेय बचा क्या हमारे पास, ये बचा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से जब करनी हटाइएगा तो पावर में 1 के नीचे आ जाएगा ये 3। अब देखिए इसको जो ये जो पूछ रहा है परिमेयकारी गुणनखंड, कहने का मतलब है कि इस संख्या में हम क्या गुना करें कि ये जो है परिमेय के रूप में आ जाए। तो देखिए 5 पर पावर 1/3 है, हमको 5 ही बनाना है। यहाँ पर जो रहेगा आधार में वही आप बनाइएगा। तो 1/3 है तो इसमें 5 पर कितना पावर से गुना करेंगे तो 5 जो है पूर्णांक में इस तरह से आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2/3 से गुना करेंगे, क्योंकि आधार बराबर है, पावर को जोड़िए यहाँ पर, 1/3 प्लस 2/3 पावर कितना हो जाएगा, 1। अब ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आ गया, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2/3। ठीक है, आप एक और उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि रूट 10 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। अब इसमें जब कहेगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, तो आप इसको क्या लिखेगा, 10 का तो ये आएगा नहीं, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसमें आपको क्या गुना करना पड़ेगा कि ये 10 पर पावर 1 में बदल जाए। तो देखिए आप सीधा सीधा यहाँ पर 10 पर पावर क्या करना है, वो निकालने के लिए 1 माइनस 1/4 करिए, तो ये आएगा आपका कितना, 3/4। तो 10 पर पावर 3/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेन 5 डिग्री इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए टेन 5 है, यहाँ पर टेन 85 है, तो आप इसको जब बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट 5 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर टेन 65 को लिखेंगे आप कॉट 25 डिग्री। ठीक है, और इसको तो नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेन 5 कॉट 5 दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। टेन 25 कॉट 25 ये भी कटेगा, बचा क्या हमारे पास, टेन 45 जिसका मान क्या होता है, 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी है, जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी है जो पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए और बी भरते हैं 5 घंटे और 6 घंटे में, जबकि सी इसे 30 घंटे में खाली करते हैं। तो टैंक का जो कैपेसिटी होगा इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। डिवाइड करेंगे, 6 इसका कार्य क्षमता आएगा, इसका 5 आएगा और इसका कितना आएगा, 1 आएगा। और ये खाली करने वाला है तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है तीनों को एक साथ खोला जाता है, जब तीनों को एक साथ चलेंगे तो कितना यूनिट पानी भराएगा, ए भरेगा 6, बी भरेगा 5, 11, उसमें सी 1 खाली कर देगा, तो 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 यूनिट। तो 10 से ये 30 को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 3 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में आया था विषमबला, आज आया है समबला। तो क्या हो जाएगा, पहली 10 सम का कह रहा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 का पूछ रहा है यही 10 में 1 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगर विषम रहता तो 10 ही इसका आंसर हो जाता। आगे बढ़ते, दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं, यानी कि पीस। ठीक है, हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह भर जाए। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, लैंग्वेज से हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो क्या होगा, एचसीएफ होगा इनका। तो 85 और 68 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17। तो 17 नग प्रति पैकेट में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में 2008 और 2009 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न मोबाइल फ़ोन मॉडल ए से एफ तक का प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। यहाँ पर है ए से एफ तक, ठीक है। 2008 और 9 में निर्मित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 4.5 लाख और 6,40,000 थी। और यहाँ पर कह रहा है कि किसी मॉडल का मान किसी परास के बीच में है, इसको मध्य बिंदु मानिए। उदाहरण के तौर पर 10 और 20 के बीच में है, किसी बिंदु को 15 माना जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये बीच में है 80 और 70 के, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग 75। इस तरह से यहाँ पर समझा रहा है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में कह रहा है 2008 में निर्मित CDF मॉडल के मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या कितनी है। तो 2008 यहाँ पर है, इसको देखना है, 2009 को नहीं देखना है। तो सी देखिए कौन सा है, सी है ग्रे वाला यहाँ पर। तो ये कितना परसेंट है, इधर 10, 5, 15, 5, 20%, ये हो गया 20%। डी कितना है, डी है ये येलो वाला, ये है 5, 5, 10%। उसके बाद एफ आई, ये ग्रीन वाला है एफ, ये कितना है, ये भी है 10%। टोटल कितना हो गया, 20, 10, 30, 10, 40%। 40% निकालना है किसका, 2008 का। 2008 में कितना है, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख का 10% होगा 45,000, और 40% निकालना तो 45,000 का 4 गुना, यानी 1,80,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पिछला डेटा ही है, सिर्फ सवाल यहाँ पर चेंज है। तो सवाल पढ़ते हैं। कह रहा 2008 और 2009 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम थी, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर डेटा देखेंगे और ऑप्शन भी देखेंगे। पहला ऑप्शन है सी, तो सी देखते हैं। सी है ग्रे वाला। तो ग्रे देखिए पहले था कितना, 20%, अब कितना है, अब है 15%। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट परसेंटेज जो है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डेटा अलग अलग है। 2008 में अगर देखें तो 4.5 लाख का उत्पादन है, और 2009 में देखें तो ये 6,40,000 है। तो निकाल के हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तो कमी हो गया। अब आगे देखिए कौन सा है, ऑप्शन ई। ई में अगर देखें, ई है कौन सा, ये डार्क ब्लू। पहले था 15%, अब कितना है, अब है 10%। और यहाँ पर दो और बचा है, मॉडल ए और बी। ए का देखिए ब्लू वाला ये है, पहले था 30, अब कितना है, अब है 40, तो यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद है बी। बी कहाँ पर है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। तो पहले था 15%, अब कितना है, अब है 20%। अब निकाल के देखना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वृद्धि या कमी दोनों है, और न्यूनतम पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो वृद्धि ही हो रहा है, वैसे परसेंटेज में भी वृद्धि है, और यहाँ पर डेटा में भी अगर देखें तो 2009 का अधिक है। तो ये दोनों तो वृद्धि वाला ही है, तो इस दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे अभी। अब बाकी बचा दो, दो वाला देख लेते हैं। जैसे कि अगर 15% निकाले 4,50,000 का, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 67,500, ठीक है। और 10% निकाले 6,40,000 का, तो ये आएगा कितना, 64,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए कमी हो गया है, कितना का कमी हो गया, ये 3,500 का कमी है। अब आगे देखिए ये वाला देखेंगे ग्रे। 20% निकालेंगे 4,50,000 का, तो ये कितना आएगा, 90,000। और 15% निकालेंगे 6,40,000 का, तो ये कितना आएगा, 96,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6,000 का वृद्धि हो गया है। तो तीनों में तो वृद्धि है। अब कमी वाला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कमी वाला, कौन सा है था, ये ई का। तो ई इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2008 और 9 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2009 और 8 का देखना है। देखिए 2008 का ये है बी मॉडल, कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, कितना है, 15%। ये 45,000 है, ये 4,50,000 है, इसका 15% कितना हो जाएगा, 67,500। और 2009 में बी का देखना है। 2009 में बी कितना है, 20%। तो 6,40,000 का 20% जब निकालेंगे तो कितना होगा, 64 दुना 128, यानी 1,28,000। दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,500। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी के सेटों में से 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते थे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ध्यान देना है। 2008 का भी देखना है, 2009 का भी। देखिए 90% बिक जाता था, तो बचा कितना, उसके पास 10%। वही पूछ रहा है कि 2009 के अंत में उनके पास कितने शेष थे। तो निकालते हैं। 2008 का देखिए सी सेट कौन सा है, ग्रे वाला, कितना है ये, 20%। तो 2008 में है 4,50,000, इसका हम लोग निकालेंगे 20%। जब इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 90,000। अब 90,000 में जो है 90% तो बिक गया, बचा कितना, 10%। यानी इसका 1/10, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 9,000। यानी 2008 के अंत में उसके पास 9,000 मोबाइल अभी बचे हैं। अब 2009 का देखते हैं। सी है कितना, 15%। और ये है 6,40,000, इसका निकालिए आप 15%, तो कितना आएगा, 32×96, 96,000 आया। अब 96,000 का 10% इसके पास बच जाएगा, तो यानी 1/10 कितना आ जाएगा, ये 9600।
तो पूछ रहा है कि अंत में उसके पास कितने शेष थे, दोनों को जोड़ दीजिए, 2008 का 9000 और 2009 का 9600, जोड़ने के बाद ये कितना आएगा 18600। ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।